ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इधर हो गया आयोटा थीटा। तो यहाँ से देखो रियल पार्ट हो गया माइनस बी पाई बाई टू हाफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे एक मिनट, यहाँ पे लॉग के साथ आएगा ना ये, एल एन एल एन एल एन, हाफ हाफ कैंसिल हो गया, तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो हो गया वो हो गया ई पावर माइनस बी पाई, और दूसरा जो बनेगा वो बनेगा ए पाई बाई टू इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो ये हो गया tan इनवर्स। तो यहाँ से b बाई ए आ गया, कितना आ गया, tan a पाई बाई। ठीक, थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कर दिया हमने, है ना। अब कुछ क्वेश्चंस है, मिसलेनियस क्वेश्चन है, वो करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर तक, और मंडे से हम चालू करेंगे पीएनसी। ओके, पीएनसी में एक बार मुझे बता देना कि मतलब हमारा क्वेश्चन करना है या थोड़ा थ्योरी पे भी फोकस करना है, या जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे हमने देखा है वैसे उसको भी देख लें, तो एक बार मैसेज कर देना। इसका थोड़ा सा थ्योरी भी। थ्योरी भी है ना, ठीक, ठीक है, ठीक है। तो कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, करो ट्राई। ओके, क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ दिस, या ऐसे बोलो कि इसको सिंप्लीफाई करना है आपको।
ओके, इसको सिंप्लीफाई करना है हमें। द वैल्यू ऑफ दिस 169 ई पावर आयोटा 5 प्लस, ये एंगल स्टैंडर्ड नहीं है तो हम जानते नहीं है ना इसको। तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं कि कॉस, ये पूरा पूरा इसको अल्फा, कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा करना चाहते हो तो वहां से भी हो जाएगा, बट हम ये कर सकते हैं ना, इस पार्ट को अलग कर लिया, इस पार्ट को अलग कर लिया और इस पार्ट को अलग कर लिया। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसको अलग कर लिया, इसको अलग कर लिया और इसको अलग कर लिया, तो ई पावर आयोटा 5 इस माइनस में, और ये हो जाएगा कॉस साइन इनवर्स 12/13 प्लस आयोटा साइन साइन इनवर्स 12/13 इंटू कॉस कॉस इनवर्स 5/13 प्लस आयोटा साइन कॉस इनवर्स 5/13। ये हो गया -169। कॉस साइन इनवर्स को मैं कॉस इनवर्स में क्या लिख सकता हूँ, 5/13, तो कॉस कॉस इनवर्स हो गया x 5/13 प्लस ये हो गया 12 बाई आयोटा 12/13, इधर हो गया 5/13 और इधर जो बनेगा वो बनेगा आयोटा 12/13। यहाँ से इसका स्क्वायर करना है तो नीचे कितना हो जाएगा 169, इधर 25 माइनस 144 प्लस 120 आयोटा 169 कैंसिल हो गया माइनस, अब इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आ रहा है वो आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में डालता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एंगल एबीसी दे रखा है, एबी बाई बीसी दे रखा है, देन द वैल्यू ऑफ Z2 इज इक्वल, सभी लोग भाई दोनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है।
ओके, क्वेश्चन था हमारा ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। इसको बोल दिया Z1, ये है Z2 और ये है Z3। एंगल ए बी सी पाई बाय 4 और ए बी अपॉन में बी सी दे रखा है √2, देन द वैल्यू ऑफ Z2 इज इक्वल टू। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। तो कहने का मतलब कि इसमें और इसमें हमें रोटेशन लगाना है, क्योंकि दोनों का जो साइड्स का रेशियो है वो दे रखा है, एंगल दे रखा है, तो बस रोटेशन से काम हो जाएगा हमारा। तो ठीक, अच्छा Z3 के टर्म में पूछा है, ठीक है। तो ये जो वेक्टर होगा वो होगा Z1 माइनस Z2, इसको हमने बोला फाइनल वेक्टर, मतलब ऐसे रोटेट कर रहे हैं, इसको रोटेट कर रहे हैं ऐसे, कैसे एंटी क्लॉकवाइज। और Z3 माइनस Z2, ये वाला वेक्टर Z3 माइनस Z2, ये Z1 माइनस Z2 अपॉन में क्या है, इज इक्वल टू क्या होगा, इसका मॉड ए बी अपॉन में बी सी, ए बी अपॉन में बी सी दे रखा है √2 ई पावर आयोटा पाई बाय 4। Z1 माइनस Z2 अपॉन में Z3 माइनस Z2 इज इक्वल टू √2 cos पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 4। यहाँ से Z1 माइनस Z2 आ गया, √2 कैंसिल हो गया, Z3 माइनस Z2 1 प्लस आयोटा। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो Z1 माइनस Z2 इधर हो गया Z3 माइनस Z2 प्लस Z3 आयोटा माइनस Z2 आयोटा, ये गायब हो गया और कुछ गायब नहीं हो रहा है। तो Z2 आयोटा इसको इधर ले आया, इसको इधर ही रखा, तो Z3 प्लस Z3 आयोटा माइनस Z1 हो गया। ठीक है, हमें तो Z2 निकालना था। तो माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस आयोटा Z3, ये हो जाएगा प्लस Z3 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस आयोटा Z1। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो हो गया Z3 आयोटा कॉमन लिया तो Z1 माइनस Z3, ये आपका आंसर आ गया। Z1 माइनस Z3 कौन सा आ गया अभी, Z1 माइनस Z3, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है f of x is equal to this, ये गिवन है कि it is divisible by this, that gx is divisible by this,
performed by x is divisible by x minus 1 or divisible by x minus 1. Okay, 1 से divisibility पूछा है. सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है. ओके, देखेंगे अब ये 1 से डिविजिबिलिटी पूछ रहा है g और h की. x माइनस 1 उसका फैक्टर नहीं है, इसका मतलब वो जो पूछ रहा है. हाँ, आंसर जिनका आ गया है, आंसर इज सी. इस क्वेश्चन की अप्रोच क्या रहेगी कि देखो वो g और h की 1 से डिविजिबिलिटी पूछ रहा है, तो हमें क्या g ऑफ 1 और h ऑफ 1 ही निकालना है. क्या g ऑफ 1 जीरो आ गया मतलब 1 इसका फैक्टर है g का. h ऑफ 1 यदि नॉन जीरो मान लो आ रहा है तो क्या हो गया, 1 इसका फैक्टर. यही पूछ रहा है वो आपसे. तो हमारा जो टारगेट है वो g ऑफ 1 और h ऑफ 1 निकालना है. क्वेश्चन ये है. अच्छा, इसके जो फैक्टर है ये किससे डिविजिबल है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, या फिर ऐसा बोल सकते हैं इसके जो रूट है वो ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर है. इसके रूट ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है तो इसके भी होगा. मतलब एफ ऑफ ओमेगा कितना है, जीरो, तो एफ ऑफ ओमेगा कितना हो जाएगा, जी ऑफ ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा एच ओमेगा क्यूब. ये जीरो है. ओमेगा क्यूब कितना होगा 1, तो जी ऑफ 1 प्लस ओमेगा एच 1 कितना होगा जी. सिमिलरली एफ ऑफ ओमेगा स्क्वायर भी उसका रूट है, तो जी ऑफ ओमेगा पावर 6, ओमेगा स्क्वायर यहाँ रख रहे हैं, प्लस ओमेगा स्क्वायर एच ऑफ ओमेगा पावर 6 इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि एफ का रूट है. ओमेगा पावर 6 अगेन 1, ये ओमेगा स्क्वायर और ये कितना हो गया एच ऑफ 1. तो ये दो इक्वेशन, दो वेरिएबल. ठीक है, यहाँ से एक तो ऐसे कर सकते हैं कि रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट अलग कर दिया, या फिर ऐसे करो दोनों को ऐड कर दो. 2 टाइम्स ऑफ जी ऑफ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होगा एच ऑफ 1. इन दोनों को ऐड किया हमने, इधर से एच ऑफ 1 कॉमन आएगा. हाँ, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना है -1 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से एच ऑफ 1 कितना आ गया 2g ऑफ 1. ठीक है, एच ऑफ 1 उठा के कहीं भी रख दो, हमने याद दिया मान. तो यहाँ से g ऑफ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एच ऑफ 1 की जगह क्या रख दिया 2g ऑफ 1 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से g ऑफ 1 कॉमन आया, अंदर क्या बचा 1 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अब इसको यदि जीरो होना है तो ये तो पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये जीरो नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर है, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है. ठीक है, तो इसको जीरो मान लो, जी ऑफ 1 जीरो, और जी ऑफ 1 जीरो है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एच ऑफ 1 भी जीरो होगा. कहने का मतलब ये है कि 1 ए जी और एच दोनों का रूट है, तो x माइनस 1 से डिविजिबल होंगे. आंसर इज नेक्स्ट है ये क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, 5 मिनट का टाइम है, दोनों क्वेश्चन करेंगे.
ओके, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड z such that this is less than or equal to z and z, फाइंड z such that z है, ओके। तो उसमें दो क्वेश्चन दे रखे हैं कि z निकालना है, तब कब निकालना है, जब z का लिस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब मॉड z इसका क्या है, मिनिमम। लिस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब उसका मॉड, मॉड की बात कर रहा है, तो मॉड z क्या हो, मिनिमम। दूसरे प्रॉब्लम में दे रखा है न्यूमेरिकली लिस्ट एम्पलीट्यूड, ओके। तो मॉड z उसको मिनिमम चाहिए उस केस, सॉरी मॉड z नहीं, हाँ, एम्पलीट्यूड ऑफ z जो है वो मिनिमम चाहिए। बात को समझना भाई। सबसे पहले पहले तो बता देता हूँ क्या क्या बोल रहा है। लिस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब जेड के मॉड की बात कर रहा है, एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। लिस्ट मतलब उसके मिनिमम वैल्यू, ठीक है। सेकेंड में न्यूमेरिकली लिस्ट एम्पलीट्यूड, न्यूमेरिकली मतलब मॉड लगा दो तो एम्पलीट्यूड में, ऐसे समझो। अगेन 10 मिनट का टाइम आ गया है, ठीक है। न्यूमेरिकल लिस्ट एम्पलीट्यूड मतलब एम्पलीट्यूड का जो मॉड है वो मिनिमम चाहिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं, पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले तो ये बताओ, ये यदि इक्वलिटी होती तो लोकस किसका था, सर्कल का, ठीक है। लेस देन लगा मतलब ये जो सर्कल के अंदर वाले रीजन की बात कर रहा है, ठीक है। डायग्राम, एक खूबसूरत सा डायग्राम बनाएंगे कुछ इस तरह, रियल एक्सिस इमेजिनरी, इसका सेंटर क्या है 2, -2, इधर के आएगा नीचे, ओके। और ओरिजिन बाहर ही आ रहा है, तो कुछ डायग्राम इसका ऐसा बनेगा, ठीक। सर्कल सेंटर इसका 2, -2, रेडियस इस सर्कल की 1। अब ये जो जेड जो आ रहा है वो ये पूरा अंदर वाला रीजन है, ठीक है। बाउंड्री वाला भी और अंदर वाला रीजन भी है जेड का, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो उसने पूछा है उसकी बात करते हैं, जो फर्स्ट पार्ट है उसकी बात कर रहे हैं हम, ओके। फर्स्ट पार्ट में उसने बोला है कि मॉड जेड मिनिमम चाहिए, तो कहाँ मिलता है भाई, अच्छा, या ऐसे बोलो मॉड जेड का मतलब क्या है, ओरिजिन से इन पे जो पॉइंट आ रहे हैं उनकी डिस्टेंस मिनिमम चाहिए, तो ऑब्वियस है कि नॉर्मल के अलॉन्ग मिलेंगे, ओरिजिन से जो नॉर्मल जाएगा, ओरिजिन से जो नॉर्मल जा रहा है उसके अलॉन्ग। तो इस पॉइंट को हमने कुछ बोल दिया, मान लो पॉइंट पी बोल दिया। तो इस समय उसने ये नहीं पूछा है कि मॉड जेड मिनिमम कितना है, मॉड जेड मिनिमम तो है, साथ ही साथ उस समय जेड निकालना है, मतलब वो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है आपसे, सीधी सी बात। आई बात समझ, वो पॉइंट पी का आपसे कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, ठीक है। अब यदि इस लाइन को देखो आप, तो ओरिजिन और सेंटर से पास हो रही तो लाइन क्या है, y इक्वल टू -x, मतलब ये एंगल कितना होगा, 45, 45, y इक्वल टू -x है ना, तो ये एंगल तो 45 होगा ना, ओके। अब क्या क्या आपको एम्पलीट्यूड पता चल गया क्या, पी का, पी का एम्पलीट्यूड पता चल गया, क्योंकि ये एंगल 45 है, तो इसका एम्पलीट्यूड कितना हो गया, -π/4। अब हमें किससे मतलब है, मॉड से। तो ओपी जो होगा वो ओपी होगा ओसी माइनस रेडियस, ओसी कितना होगा, 2 - 2, 4, 8, 2√2, रेडियस कितनी है 1, तो ये मॉड आ गया। तो आप पी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, पी जो पॉइंट है, आर आ गया 2√2 - 1, और ई पावर आयोटा, एम्पलीट्यूड पता ही था कितना है, -5। अब इसको ओपन करके इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो पहला पार्ट हमारा हो गया, ओके। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या हो रहा है, न्यूमेरिकली लीस्ट एम्पलीट्यूड, या ऐसे बोलो, अच्छा, इस जेड
इस सर्कल पे मैं जेड कहीं भी ले लूँ, ध्यान से समझना इस बात को, कहीं भी जेड ले लूँ, उसका जो एम्पलीट्यूड आएगा नेगेटिव आएगा क्या? फिर से एक बार, मैं जेड कहीं भी ले लूँ, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में सारे पॉइंट हैं, तो उनका जो एम्पलीट्यूड आएगा नेगेटिव ही आना है। ओके, अब न्यूमेरिकल लीस्ट एम्पलीट्यूड मतलब उसका जो मॉड है वो मिनिमम चाहिए। तो एल्जेब्रिकली वाइज हमें जो एम्पलीट्यूड देखना है वो मिनिमम देखना है, मैक्सिमम देखना है? मैक्सिमम। ओके, जैसे मैंने यहाँ एक पॉइंट लिया जिसका कुछ, जैसे यही वाला पॉइंट था, इसका एम्पलीट्यूड आया -π/4। ओके, इधर कोई पॉइंट लूंगा, उसका मान लो एम्पलीट्यूड है -2π/4, तो मॉड किसका कम है? -π/4। यही पूछा, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट में जो पूछ रहा है, वो कम मिलेगा हमें, वो देखो यहाँ पर जेड लिया, ठीक है, यहाँ पर जेड लिया, वो जो है, मैं अब जो भी एम्पलीट्यूड की बात करूंगा मैं मॉड लेके बात करूंगा, है ना, वो छोटा है बड़ा है, ठीक है। यहाँ कितना था, π/4, इधर करूंगा तो π/4 से कम हो रहा है, इधर करूंगा तो और π/4 से कम हो रहा है। जैसे यहाँ पर आ गया, ये पॉइंट कौन सा होगा उसकी बात करेंगे, ये टॉप वाला पॉइंट, या ओरिजिन से इसको मिलाओ तो ये क्या बना रहा होगा, टेंजेंट। हाँ, इस पॉइंट को हमने बोल दिया क्यू, ठीक है। ओ से हमने, या ऐसे बोलो ओ क्यू क्या है, टेंजेंट है, ओ क्यू टेंजेंट है सर्कल के, ठीक है। टेंजेंट क्यों होगा अभी समझ में आएगा, ठीक है। अब जैसे मैं इधर क्या कर रहा था, बढ़ रहा था बढ़ रहा था बढ़ रहा था, यहाँ तक क्यू तक लिमिटिंग कैसे आ गया, उसके बाद जेड इधर लूंगा तो फिर ये जो एंगल होगा उससे तो एंगल बढ़ेगा ना, इधर जेड कहीं भी ले लूँ तो इस एंगल से तो ज्यादा ही होगा ना। तो जो सेकंड वाला जो पार्ट बोल रहा है वो इसी पॉइंट क्यू के लिए बात कर रहा है क्या, क्योंकि इस समय एंगल मिनिमम होगा आपका। जिस किसी को नहीं समझ में आया वो पूछ सकता है भाई कि ये टेंजेंट पे ही क्यों मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इधर वाला यदि ओ से इधर भी एक टेंजेंट आएगा उसकी बात करूँ तो वो फिर ग्रेटेस्ट हो जाएगा उसके, क्लियर है। तो हमारा टारगेट क्या होगा, क्यू निकालना, ठीक है। तो क्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एम्पलीट्यूड, और ये एंगल यदि पता चल जाए तो काम हो जाएगा। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ओके, सबसे पहले तो इसको सेंटर से मिलाया तो 90 डिग्री हो गया। ओसी हमें पता है कितना निकाला था, 2√OC, ये रेडियस है, क्या ओ क्यू आ गया क्या, तो ओ क्यू हो गया √OC² माइनस QC², दैट इज 2√2 का स्क्वायर एट माइनस QC रेडियस, ये हो गया अंडर। तो उसका मॉड तो पता चल गया, √7। अब हमें जो जरूरत है वो इसके एम्पलीट्यूड की जरूरत है, इस एंगल को मान लिया अल्फा, ठीक है। अल्फा निकालना हमें, अल्फा निकालेंगे तो एम्पलीट्यूड ऑफ क्यू जो है, क्यू के करस्पॉन्डिंग कुछ, या क्यू जेड बोल दो, हाँ, क्यू के करस्पॉन्डिंग जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड डैश बोल दिया उसको, ठीक है। वो होगा माइनस टाइम्स ऑफ अल्फा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना, तो एम्पलीट्यूड तो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो अल्फा एंगल निकल जाएगा, तो मॉडुलस तो आ ही गया 2 पॉइंट के लिए, अल्फा आ जाएगा तो माइनस अल्फा आ गया, मतलब एम्पलीट्यूड भी आ गया। तो हमें अल्फा निकालना, अब अल्फा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो, ये पूरा एंगल कितना है, अभी बताया था 45, ये 45 था, ठीक है। और ठीक है, तो अल्फा हो जाएगा एंगल, सेंटर हमने, सेंटर को क्या बोला है, सी बोला है ना, अच्छा, सी ओ, इसको ले लिया एक्स, ये रियल एक्सिस को, तो सी ओ एक्स माइनस एंगल, माइनस ये वाला माइनस कर दिया, सी ओ क्यू, सी ओ एक्स में से सी ओ क्यू माइनस कर दिया, या अल्फा हो गया,
तो एंगल COX कितना है, पाई बाय 4, ओके, माइनस COQ। COQ कितना होगा, COQ मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल में थोड़े, हमें ये पता है कि ये 1 है, ये कितना है 2√2, तो इसको कुछ थीटा बोलते हैं, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा 1/2√2, तो थीटा हो गया साइन इनवर्स 1/2। एक बार फिर से मैं वो ट्रायंगल अलग से बना देता हूँ। इसको मैंने बोला थीटा, ये C, ये O और ये Q, ये 1 दे रखा है, ये 2√2 है, तो साइन थीटा कितना हो गया 1/2√2, तो थीटा कितना हो गया साइन इनवर्स 1/2। तो जो z डैश है Q के करस्पॉन्डिंग को कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया √7 इंटू ई पावर आयोटा, एम्पलीट्यूड अल्फा नहीं है माइनस अल्फा है, तो इसमें माइनस मल्टीप्लाई करो यार। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है तो कॉस दिस प्लस आयोटा साइन ये, इससे ओपन करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्लास एंड होने वाली है, फिर से लॉग इन करना है, ठीक है।